मेरी तलाकशुदा पत्नी आधी रात को घर आई। रात को जब वह मेरे साथ रुकने को तैयार हुई तो देखा हम दोनों बिना कपड़ों के नंगे सो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर मेरी रूह कांप रही थी। सामने खड़ी महिला मेरी पूर्व पत्नी थी, जिसे मैंने 3 साल पहले खुद अपने हाथों से घर से बाहर निकाला था। लेकिन उस रात बिना कपड़ों के उसकी बाहों में जागने के बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं 34 साल का हूं। दिल्ली के एक शोरशराबे वाले इलाके में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता हूं। 3 साल पहले जब आयशा और मेरा तलाक हुआ तो मुझे लगा था कि आजादी मिल गई। उस रात करीब 11 बजे डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने आयशा खड़ी थी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और उसकी आंखों में वह डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन, क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन की बैटरी खत्म। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने उसे अंदर आने दिया। इंसानियत के नाते, या शायद उस पुराने मोह के नाते जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। तुम सोफे पर सो सकती हो, मैंने रूखे स्वर में कहा और उसे एक तौलिया थमा दिया। लेकिन यादें कमबख्त उन बारिश की बूंदों की तरह होती है जो कहीं न कहीं से रास्ता बना ही लेती है। वह किचन में कॉफी बनाने गई तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। तुम्हें अभी भी बिना चीनी की कॉफी पसंद है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द का एक समंदर था। तुम बदली नहीं हो आयशा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। वह मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। बदल तो तुम भी नहीं पाए आर्यन, वरना अब तक किसी और को इस घर में ले आए होते। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। हम सोफे पर बैठ गए। पुरानी बातें छिड़ीं। वो हमारी पहली मुलाकात, वो पहली लड़ाई और वो आखिरी कोर्ट की सुनवाई। बातें करते करते कब हमारे हाथ एक दूसरे से टकराए पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दो आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसका सिर मेरे कंधे पर टिक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में दबा दिया हो। नफरत और प्यार के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगी थी। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। आयशा, यह गलत है, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर फेरीं। उस एक छुअन ने मर्यादा की सारी दीवारें गिरा दीं। वह रात नहीं, एक तूफान था। हमने एक दूसरे को ऐसे थामा जैसे हम डूब रहे हों। कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन जज्बात दहक रहे थे। हम अपनी कड़वाहट भूलकर सिर्फ 2 अधूरे जिस्म बन गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सच्चाई अभी बाकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर आई तो मेरी आंखें खुलीं। कमरे में सन्नाटा था। मैंने महसूस किया कि आयशा की बाहें अभी भी मेरे सीने पर थीं। हम दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। वह सुकून भरी नींद सो रही थी, पर जैसे ही मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। वहां एक छोटा सा लिफाफा रखा था जो शायद कल रात उसके बैग से गिर गया था। उस पर अस्पताल की मोहर लगी थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे खोला। रिपोर्ट पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। आयशा को ब्लड कैंसर था और उसके पास केवल 3 महीने बचे थे। मेरी आंखों से आंसू टपककर उस रिपोर्ट पर गिरे। तभी आयशा की आंखें खुलीं। उसने मुझे रोते हुए देखा और फिर उस रिपोर्ट को। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं मरने से पहले एक रात फिर से तुम्हारी पत्नी बनकर जीना चाहती थी आर्यन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत से मैंने नफरत की थी, वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं हुआ। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पुलिस बाहर खड़ी थी। आर्यन मल्होत्रा, दरवाजा खोलो। हमें खबर मिली है कि तुमने अपनी पूर्व पत्नी को किडनैप किया है। मैंने चौंक कर आयशा की तरफ देखा। उसके चेहरे की वह मासूमियत अब एक शातिर मुस्कान में बदल चुकी थी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, अगर मैं मर रही हूं आर्यन, तो तुम्हें भी सुकून से जीने नहीं दूंगी। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार जब प्रतिशोध बन जाए तो वह मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। पुलिस बाहर खड़ी थी
और अंदर मेरी दुनिया राख हो रही थी। आयशा, जो चंद लम्हे पहले मेरी बाहों में बेबस दिख रही थी, अब एक जहरीली नागिन की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने खुद अपने गले पर खरोंच के निशान बनाए और चीखने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं सुन खड़ा था। चादर से खुद को ढकते हुए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, 4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक आदमी था जिसे मैं नहीं जानता था। ये रहा वो दरिंदा, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। आयशा बिस्तर के कोने में दुबक कर रोने का नाटक करने लगी। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे धोखे से यहां बुलाया। और फिर वह आगे बोल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। कमरे की हालत, हमारे शरीर और वो बिखरे हुए कपड़े, सब कुछ मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। चलो थाने, वही तुम्हारी आशिकी उतारते हैं। इंस्पेक्टर ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैंने मुड़कर आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो कैंसर वाला दर्द नहीं था, बल्कि एक ठंडी जीत थी। थाने की उस काल कोठरी में बैठकर मैं बस यही सोच रहा था, कोई इतना गिर कैसे सकता है? क्या वो कैंसर की रिपोर्ट भी झूठी थी? 2 दिन बाद मेरी जमानत हुई। मेरा छोटा भाई समीर मुझे लेने आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। भाई, उसने तुम पर सिर्फ किडनैपिंग का नहीं, बल्कि जायदाद हड़पने और प्रताड़ना का भी केस किया है। वह हमारे पुश्तैनी घर का हिस्सा मांग रही है। समीर की आवाज में हताशा थी। मैं चुप रहा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो रात, वो बातें, वो जज्बात। क्या सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी? तभी मुझे याद आया, उस रात जब आयशा कॉफी बना रही थी, उसने अपना फोन किचन के स्लैब पर छोड़ा था। शायद वह वहीं कहीं गिर गया हो। मैं भागा हुआ अपने फ्लैट पर पहुंचा। पुलिस ने घर सील नहीं किया था। किचन की अलमारी के नीचे अंधेरे में दबा हुआ मुझे उसका फोन मिल गया। खुशकिस्मती से उसका पासवर्ड अभी भी वही था जो हमारे शादी के वक्त था, मेरी जन्मतिथि। मैंने फोन खोला और जो देखा, उसने मेरी रूह फना कर दी। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। उस रात की नहीं, बल्कि उस अनजान आदमी के साथ उसकी बातचीत की, जो पुलिस के साथ आया था। सुनो, मैं आर्यन के घर जा रही हूं। उसे अपनी बीमारी का नाटक करके फंसा लूंगी। जैसे ही हम करीब आएंगे, तुम पुलिस लेकर आ जाना। एक बार ये बदनामी का दाग लग गया, तो वो डर के मारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी एक और मैसेज फ्लैश हुआ। वो मैसेज एक डॉक्टर का था। मिस आयशा, आपकी रिपोर्ट तैयार है। आपको कोई कैंसर नहीं है। वो फर्जी रिपोर्ट सिर्फ डराने के लिए बनाई गई थी। मेरी आंखों से अंगारे निकलने लगे। प्यार का जो आखिरी कतरा मेरे अंदर बचा था, वह उस पल नफरत की आग में तब्दील हो गया। अगले दिन कोर्ट की पेशी थी। आयशा सफेद साड़ी में एक बेचारी अबला नारी बनकर कटघरे में खड़ी थी। जज साहब, मुझे बस इंसाफ चाहिए। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा। मेरा वकील खड़ा हुआ। जज साहब, हमें कुछ सबूत पेश करने हैं। उसने वो रिकॉर्डिंग कोर्ट रूम में चला दी। जैसे जैसे आयशा की आवाज गूंजने लगी, कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आदमी, जो उसका साथी था, धीरे से भीड़ से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये सब झूठ है। ये रिकॉर्डिंग बनावटी है, आयशा चिल्लाई। लेकिन सच्चाई की आवाज सबसे ऊंची होती है। जज ने न सिर्फ मुझे बेगुनाह करार दिया, बल्कि आयशा पर धोखाधड़ी और मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत से बाहर निकलते वक्त आयशा पुलिस की गिरफ्त में थी। वह मेरे पास से गुजरी। उसकी आंखों में अब डर था। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। वह गिड़गिड़ाई। मैंने उसकी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, उस रात मुझे लगा था कि हमारी मर्यादा टूटी है, पर आज समझ आया कि तुमने तो इंसानियत की हर मर्यादा तोड़ दी थी। अब तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धूप तेज थी, लेकिन मेरा मन शांत था। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी किसी को करीब लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने के लिए खुदा ऐसी रातें लाता है। अंधेरा छन चुका था और मैं अब आजाद था।
अंत।